नमस्कार, मैं हूं अमीश देवगन और आप देख रहे हैं देश का सबसे बड़ा डिबेट शो आर पार। एक साल पहले देश की करोड़ों मुस्लिम महिलाओं को 3 तलाक से संपूर्ण आजादी मिली थी, क्योंकि मोदी सरकार 3 तलाक के खिलाफ नया कानून बनाया था। और मोदी सरकार का दावा है कि पिछले 1 साल में 3 तलाक के मामलों में 80% की कमी आई है। मोदी सरकार इसे मुस्लिम महिला अधिकार दिवस का नाम देकर सेलिब्रेट कर रही है। देश भर में तमाम मुस्लिम महिलाओं के साथ मोदी के 3 मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी, रविशंकर प्रसाद, स्मृति ईरानी ने संवाद भी आज किया। लेकिन इसी बीच बड़ा हुआ कुछ। मुस्लिम लॉ पर्सनल लॉ बोर्ड ने आरोप लगा दिया कि मुस्लिम लॉ पर्सनल लॉ बोर्ड का कहना है कि मोदी सरकार 3 तलाक को लेकर झूठा आंकड़ा पेश कर रही है। इतना नहीं, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने यहां तक कह दिया कि पता नहीं मंत्रियों के साथ संवाद करने वाली मुस्लिम महिलाएं थी भी या नहीं। तो आज इसी मुद्दे पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस। 3 तलाक से छुटकारा, मोदी भाईजान का जयकारा। लेकिन मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड कहता है जो मुस्लिम महिलाएं वहां पर बैठी थी वो मुसलमान थी या नहीं थी, इस पर ही सवाल खड़ा कर देता है। तो आज का आर पार जोरदार होगा, क्योंकि सुशांत सिंह राजपूत के शोर में हम भूल रहे हैं कि इस देश की मुस्लिम महिलाओं को बड़ा इंसाफ मिला था आज ही के दिन, इसीलिए आज की बहस जरूरी है। लेकिन सुशांत सिंह राजपूत केस में सबसे बड़ी गवाही 7:45 पर आर पार में आज आप देखेंगे। जो कहीं नहीं देखा वो आर पार में आज आप देखेंगे। पहले रिपोर्ट देखिए। माननीय प्रधानमंत्री जी हम लोग को सपोर्ट करते रहें ताकि हम लोग सर उठा के जिएं। ठीक 1 साल पहले देश की करोड़ों मुस्लिम महिलाओं को 3 तलाक से आजादी मिली थी। ये आजाद भारत के इतिहास में बहुत बड़ा फैसला था, क्योंकि सालों से मुस्लिम महिलाएं 3 तलाक से प्रताड़ित थी। और सरकार की माने तो 3 तलाक के खात्मे के बाद 3 तलाक के मामलों में 80% से ज्यादा की कमी आई। मोदी सरकार के 3 केंद्रीय मंत्रियों ने देश भर की मुस्लिम महिलाओं को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से संबोधित किया। इसे मुस्लिम महिला अधिकार दिवस का नाम भी दिया। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने तो यहां तक कह दिया कि 3 तलाक कानून से मुस्लिम महिलाओं को जो खुशी मिली वो मेरी सबसे बड़ी ईदी है। नकवी जी ने हमेशा एक वादा किया कि एक दिन ऐसी ईदी दूंगा कि तुम्हें भी अपने भाई पर फक्र होगा, कि आज मेरी बहनों को सशक्त करने का आपका जो सफल प्रयास रहा वो मेरे जीवन की सबसे बड़ी ईदी है। हालांकि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का आरोप है कि 3 तलाक को लेकर सरकार जो आंकड़ा दे रही है वो गलत है। साथ ही मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने कहा कि इस मुद्दे पर सिर्फ और सिर्फ सियासत हो रही है। इतना ही नहीं, बोर्ड का कहना है कि पता नहीं जिन महिलाओं को मंत्रियों ने संबोधित किया वो मुस्लिम थी भी या नहीं। सिर्फ एक पॉलिटिकल इनका एक स्टंट है जिसमें वो कामयाब हुए। अपना डिटेल्ड नोट दिया हुआ है और उस डिटेल नोट के अंदर तमाम चीजें लिख कर दी हैं। ऐसी नहीं कुछ जबानी बात करी है हमने, तमाम मेंबर ऑफ पार्लियामेंट वगैरह को दी है। लेकिन ब्रूट मेजोरिटी के आगे तो कुछ आप कर नहीं सकते ना। ऐसी मुसलमान औरतें जो कुछ तो नाम से मुसलमान हैं और कुछ पता नहीं मुसलमान हैं भी नहीं हैं। सवाल है कि जिस मुद्दे पर करोड़ों मुस्लिम महिलाएं खुश हैं, उसे लेकर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड बार बार सवाल क्यों उठाता है। इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस। 3 तलाक से छुटकारा, मोदी भाईजान का जयकारा। और अब मेरे साथ बात करने के लिए कई मेहमान हैं, लेकिन पहले विश्लेषण सुनते हैं। 1 साल पहले मुस्लिम महिलाओं को 3 तलाक से छुटकारा मिला। मुस्लिम महिलाओं को यह आजादी मिलने में पूरे 70 साल लग गए। 3 तलाक खत्म होने के मामले में 80% से ज्यादा की कमी आई है। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड अभी इसे बीजेपी का सियासी स्टंट बता रहा है। महिलाओं के साथ भेदभाव पर रोक लगाने से कुछ लोगों को एतराज क्यों है। मैं इस बहस को शुरू करता हूं। यास्मीन फारूकी मेरे साथ है। मेरे साथ इस चर्चा में शाजिया इल्मी है, बीजेपी के नेता प्रवक्ता। मेरे साथ इस चर्चा में मौलाना साजिद रशीदी हैं। तमाम लोगों का अभिनंदन है। मैं यास्मीन फारूकी जी आपके पास आता हूं। आप मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड एक बड़ी बात कह रहा है कि जिन महिलाओं ने संवाद किया वो मुसलमान थी भी कि नहीं थी, शक क्यों? बिल्कुल, मैं भी इस बात को पे बिल्कुल एतराफ कर रही हूं और मानती हूं कि पता नहीं वो थी या न थी, कि उन्हें अंदाजा भी है कि वो क्या कह रही हैं। मेरा एक सवाल जरूर आप
पहुंचा दीजिए कि वो सारी महिलाएं कहां गई जिन्होंने उस वक्त आके जश्न मनाया था, मिठाइयां बांटी थी, उनको सरकार ने क्या दिया? कुछ वजीफे बांधे, कुछ जो तलाकें पहले हो चुकी थी। ये अब की बात तो बात की बात है, ये साल भर हो चुका है। इस साल के अंदर पूरे साल में उन औरतों के साथ क्या फायदा हुआ? आप तो एक खुद महिला हैं, अगर वो मुस्लिम महिलाएं खुश थी तो आपको दुख क्यों हो रहा है? यास्मीन जी, मैं जानना चाह रहा हूं, आपको दुख क्यों है? आपको वेदना क्यों है? आपको तो खुशी होनी चाहिए। किसने कहा कि किसी भी महिला को खुशी होनी चाहिए और मुझे दुख क्यों होगा? किस बात पे? आप तो कह रही है वो मुसलमान बुर्का डाल के कोई और महिला, आज तो ईद का दिन भी है, आज तो ईद का दिन भी है, बुर्का डाल के कोई और हिंदू महिला या सिख महिला तो आएगी नहीं सुनते क्यों? बहुत बार आ चुकी हैं, बहुत बार बुर्के मजमे में उतर चुके हैं और पता हो चुका है कि अंदर से कोई और निकला है। ये तो शाहीन बाग में भी आपने देखा था कि कौन बुर्का ओढ़ के आई और वो क्या निकली। देखिए, या तो मुंह में सवाल डालने के बजाय जवाब का इंतजार कर लिया कीजिए, सवाल ही सवाल मत किया कीजिए खाली। मैडम, तो सवाल तो मेरा काम है पूछना, मैं तो आपसे बड़ा सम्मान पूर्वक पूछ रहा हूँ, आप बड़ी असहज हो गई मेरे सवाल से। मेरा मैडम आपसे बड़ा सीधा सवाल है यास्मीन जी, मैं तो पूरे एहतराम से आपसे सवाल पूछ रहा हूं, आपके सम्मान में कोई गुस्ताखी ना हो, सवाल पूछ रहा हूं। ये जानकारी मैडम आपको कहां से मिली कि ये महिलाएं मुसलमान नहीं थी? मैं जानना चाहता हूं, कौन सी सीआईडी, कौन सी सीबीआई आपने लगा रखी है? मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड एक मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड एक धार्मिक संगठन है, ये सीआईडी सीबीआई कब से हो गए? बताइए, इसकी जानकारी दीजिए। नहीं, सीबीआई वो तो नजर आता है ना कि कोई मुसलमान औरत इस तरह की अपने मजहब के खिलाफ बात कर ही नहीं सकती। ये आपके सेंस की बात है कि कोई औरत भी जो मुसलमान है, जो अपने धर्म की कट्टर है, जो अपने धर्म को मानती है, वो कैसे इस तरह की बात कर लेगी? वो कर ही नहीं सकती। फिर अगर वो मुसलमान नहीं है या कहीं और कुछ पैसे वैसे लेके बैठे हुए लोग हैं। क्या बोल रही है आप मैडम? नहीं लगा रही हूँ। आप कह रही है कि पैसे लेकर बैठे हुए हैं, वो कौन से लोग हैं? अगर आपके पास कोई प्रूफ है तो देखिए, मैं चैनल में चलाता हूं। बहुत सारे लोग आप हवा में मत बात करिए मैडम, आप बड़ी वरिष्ठ हैं। पैसे लेके आते हैं, चला लीजिए, हवा में बात नहीं कर रही। नहीं, आप प्रूफ दीजिए, फिर इस बात का सबूत है आपके पास? आपके पास क्या सबूत है? जिन महिलाओं पर आप इतना बड़ा लांछन लगा रही हैं कि वो मुसलमान नहीं है, उनके धर्म का आप अपमान कर रही हैं और कह रही है वो पैसे लेकर आई थी, आप उसका प्रूफ दीजिए मैडम। क्यों नहीं देती आप? बिल्कुल, जो धर्म के अगेंस्ट जाता है वो मुसलमान नहीं है, क्योंकि धर्म के अगेंस्ट जा रहे हो, वो कैसे मुसलमान हो जाए? तीन तलाक धर्म का पाठ है, मुसलमान होना जरूरी है। ना, 3 तलाक धर्म का पाठ है। बिल्कुल, तलाक़े बिद्दत धर्म का पाठ है, इंसानियत का पाठ है। अगर जो औरत 3 तलाक लेना चाहती थी उसको आपने बंद करवा दिया। तलाक़े बिद्दत इंसानियत का पाठ है। वाह मैडम, नहीं मिल रही, वो अपने घर बैठी है और उसे तलाक नहीं मिल रही। शाजिया इल्मी, बिल्कुल, वो औरत जो छुटकारा पा लेती थी एक आसान तरीके से। जी, एक इस देश की जानी मानी मुसलमान औरत हमारे साथ भी है। माफ करिए शाजिया, आज आपको ऐसे में को इंट्रोड्यूस करना पड़ रहा है, लेकिन एक देश की जानी मानी मुस्लिम औरत हमारे साथ भी है। आप भी जानी मानी है, ये भी जानी मानी है। सुनते हैं ये क्या कह रही हैं। तो अब ये भी मुसलमान है कि नहीं है, इसका भी प्रूफ आप दे दीजिएगा इसी बहस के अंदर मैडम। शाजिया जी, ये वो जाने, मैंने किसी के ठेके नहीं लिए मुसलमान होने के। ना, आपको कोई ठेका दे भी नहीं रहा, आप स्वयंभू ठेकेदार हैं। आपको कोई ठेका दे भी नहीं रहा है। अच्छा अमीश, मैं एक बात कहना चाहती हूँ। सबसे पहले तो ईद उल अजहा का मौका है, ईद उल जुहा का तो कुछ लोग आज मना रहे हैं, कुछ लोग कल मना रहे हैं। उस सब की आप लोगों को शुभकामनाएं और मुबारक बाद में देना चाहूंगी। सवाल ये नहीं है कि जो औरतें खुश हो रही हैं कि इस तरह की जो कुरीति हमारे समाज में थी वो खत्म हो गई है और आखिरकार मुसलमान औरतें अब इज्जत के साथ अपनी जिंदगी गुजारेंगी। सवाल ये नहीं है कि वो मुसलमान है कि नहीं, सवाल ये है कि जो उन मुसलमान औरतों के मुसलमान होने पर सवाल उठा रहे हैं, यानी कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और ये मोहतरमा आपा जो हमारी बोल रही थी, ये कितने मुसलमान हैं? क्योंकि वाकई में अगर ये मुसलमान होते तो कम से कम कुरान शरीफ उन्होंने पढ़ा होता। और अगर नहीं अमीश, मुझे सिर्फ 2 मिनट चाहिए, उसके बाद मैं बिल्कुल नहीं बोलूंगी। अगर उन्होंने कुरान शरीफ पढ़ा होता अमीश, तो उनको पता होता कि तलाक़े हसन और तलाक़े एहसन कुरान शरीफ का हिस्सा है। कुरान शरीफ में कहीं भी तलाक़े बिद्दत नहीं है। तलाक़े बिद्दत जो है तलाक ऑफ इनोवेशन है, जो बाद में आया है। तो जाहिर सी बात है हमारी आपा शायद कुरान के ही खिलाफ हैं
और इसीलिए शायद मैं जानना चाहूंगा कुरान के कौन से नंबर पर, तो मुझे बहुत अफसोस के साथ, और अगर आपने कुरान शरीफ नहीं पढ़ा कुरान मंगवा रहा हूं अपने कमरे से, मुसलमान नहीं है, मैं आपके बारे में बता दूं। मैं बुरा नहीं मानती इन बातों का। जी जी जी, एक सेकंड जवाब दीजिए। मानना चाहिए, आपको मानना चाहिए। इस तरह की बातें आप अपने को मुसलमान कह रही हैं और आप अपनी मजहब का मजाक उड़ा रही हैं। बुरा नहीं मानती। आप उन सारे कानूनों का बुरा नहीं मानती। मुस्लिम देशों में मैं बचकाना बातों का बुरा नहीं मानती। अच्छा, कुरान शरीफ बचकाना है? कुरान शरीफ आपके हिसाब से आसमानी किताब बचकानी है? कानून का पता नहीं है आपको, शायद खुला की बात नहीं हो रही है, तलाक की बिद्दत की बात हो रही है। मुझे बहुत ज्यादा पता है, मैं आपको एक्सपोज कर रही हूँ कि आपने कुरान शरीफ ही नहीं पढ़ा मैडम। सूरह बकरा का आपको जिक्र ही नहीं है, आपको पता ही नहीं है कि क्या है वो, तभी तो ऐसी उल जलूल बातें कर रही हैं और ये परिचय दे रही हैं कि कुरान शरीफ से आपको कुछ लेना देना नहीं है। इतने मुसलमान देशों में तलाक बिद्दत अलाउड नहीं है। हजरत उमर के वक्त में आया था इतने साल बाद, और तब कहा था कि 40 कोड़े लगाए जाएंगे। कुरान शरीफ के अंदर तलाक बिद्दत का जिक्र नहीं है। इस पर आप मुझसे बहस करना चाहती हैं? चली जाइए अल अजहर, चली जाइए मिस्र में, आप क्या चली जाइए जॉर्डन, या चली जाइए ट्यूनीशिया, या चली जाइए अल्जीरिया, या चली जाइए पाकिस्तान, या चली जाइए बांग्लादेश से बैठ के बात चली जाइए बांग्लादेश, और मैं आपको प्रूफ कर दूंगी कि आप कुरान शरीफ नहीं जानती। कुरान शरीफ नहीं जानती आप। मोदी की मुखालफत का मतलब मोदी से नफरत इतनी ज्यादा है क्या कुरान शरीफ से बात में आ जाता है तो कुरान के खिलाफ बोल रहा है। मोदी की नफरत आपसे ज्यादा गरीब चीज हम लोग देख रहे हैं। मोदी जी के खिलाफ होते होते आप खुद की कुरान शरीफ के खिलाफ हो गई, मेरे मुसलमान महिलाओं के खिलाफ तलाक की बात हो गई, राम मंदिर की बात, बड़ी कमाल की बात हुई है, बात करो ना, कमाल की बात होगी। आप राम मंदिर की बात क्यों कर रही है? आप सियासत क्यों ला रही है मजहब में? आप सियासत क्यों ला रही है? कुछ औरतों को अगर वहाँ की बात करिए, वाह मैडम, क्या रह गया है इस बातों में? वाह मैडम, मैडम अभी आप कह रहे हैं कि आप राम मंदिर की बात करो, अभी आप राम मंदिर तो बन रहा है, राम मंदिर की अब क्या बात होगी? मैं आप अब एक सेकंड, अभी आप बोलिए कोरोना की बात करो। जब कोरोना की बात करते हैं आप कहते हैं कुर्बानी जरूरी है। आपने पाक कुरान का जिक्र किया, मेरे पास कुरान मजीद की एक कॉपी है, कुंजल ईमान मऊ अरबी मतन, और मेरे पास एक कॉपी है। मैं कॉपी अभी मैंने अपने कमरे से मंगवाई, मैंने अपने हमारे साथ यहाँ पर जो कैमरा टीम है उसको मैंने बोला मेरे आप रूम में जाइए, इस कॉपी को मंगवाइए। मैंने ये कॉपी मंगवाई है, इसके कौन से पृष्ठ पर, कौन से पन्ने पे, मैडम सुनिए कौन से पन्ने पे लिखा हुआ है कि तरह के बिद्दत अलाउड है? आप मुझे पन्ना बताइए, मैं पन्ना खोलूंगा, पढ़ूंगा और पूरी देश को, पूरी दुनिया को बताऊंगा। जो चीज पाकिस्तान में नहीं है, जो बड़े बड़े मुस्लिम देशों में नहीं है, आप हिंदुस्तान में उसकी वकालत कर रही हैं और बहुत साफगोई से कह रही है जो लोग उसके बेनिफिशियरी हैं वो पैसे लेके बैठे होंगे। मैडम आप जैसे वरिष्ठ, आपकी उम्र को देख के मैं बोल रहा हूं, आप जैसे वरिष्ठ आदमी को इस तरह, वरिष्ठ महिला को इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए। शर्मनाक। आज तो जश्न का दिन है, आज दोहरा जश्न है, आज ईद भी है, पाक ईद का मौका भी है, और आज ट्रिपल तलाक की नाइंसाफी को खत्म करने का मौका भी है। आज तो आपको ताली बजा के स्वागत करना चाहिए था देश का, उन औरतों का जिनको ये मिला है। मुझे कुरान, पाक कुरान, मुझे आप मुझे कुरान से बताइए कौन से पृष्ठ पर है। मैं जानना चाहता हूं मैडम कौन से पन्ने पे लिखा है कि तलाक के बिद्दत अलाउड है, किस पन्ने में? मैं इंतजार कर रहा हूं। क्या आपसे मैं सिर्फ किस एक पन्ने बात में कहना चाहती हूं कि जब ये कहानी 1 साल पुरानी है, आपने कानून लागू कर दिया, कानून लागू हो गया, फिर आप किस बात का, मुझे सिर्फ ये बता दीजिए। आपने बोला ख्वातीन मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने बोला पैसे लेकर महिलाएं आई, आपने बोला कि पैसे लेके महिलाएं आई। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने बोला महिलाएं कैसे आई, आपने बोला पैसे लेके महिलाएं आई। बिल्कुल, मैं उन्हें मुसलमान नहीं मानती, मैं उनको मुसलमान नहीं मानती जो इस तरह की। क्यों? क्योंकि वो आपकी बात नहीं मानती, वो मुसलमान नहीं है। शाजिया इल्मी मुसलमान है कि नहीं है? कि वो भी मुसलमान नहीं है? बात खत्म। शाजिया इल्मी मुसलमान है कि वो भी नहीं है? उन्होंने मुझसे मेरे लिए कहा, मैं इन्हें मुसलमान नहीं मानती। ओके, मोहसिन रजा, कैबिनेट मिनिस्टर यूपी सरकार, कैबिनेट मिनिस्टर यूपी सरकार, अपना एतकाद जानता होगा। आपको तो अच्छा इंसान। एक सेकंड मेरे साथ सुबुई खान भी है, ये भी मुस्लिम महिला है कि नहीं है, इसके भी सर्टिफिकेट दे देना। मोहसिन रजा, नहीं, आपने अभी मेरे लिए इतनी बड़ी बात कही, मैं किसी को
पर्सनल पे नहीं जाती हूँ। आप ही ने मैडम पर्सनल बोला, आपने बोला उन्होंने पैसे ले लिए होंगे, वो मुस्लिम महिलाएं नहीं है, इससे ज्यादा पर्सनल क्या होगा? आपने उनके धर्म पे सवाल उठा दिया, उनके ईमान पे सवाल उठा दिया, इससे ज्यादा पर्सनल क्या होगा? गैर मज़हबाना बातें कर रही हैं मोहसिन रजा। आप कुरान शरीफ पढ़ लेती थोड़ी ना, आप ऐसी बातें नहीं करती, एक तरफा या एक तरफा हैं आप। क्या है अब कोशिश करूंगी आपसे पढ़ने आऊंगी। आप कौन सी किताब पढ़ती हैं? टाइम है आपने कोई तर्जुमा पढ़ा है? आपको पता है बांग्लादेश और पाकिस्तान और अल्जीरिया से लेकर जॉर्डन से लेकर इतने ज्यादा मुस्लिम ममालिक में इस तरह की बिद्दत है नहीं, गैर कानूनी है, कुरान शरीफ का हिस्सा नहीं है। इतनी बुनियादी बात आप नहीं जानती और इस्लाम की दुहाई देती है आकर बेचारी हमारी मजलूम औरतें जो खुशी मना रही है। एक सेकंड शाजिया, एक सेकंड मोहसिन रजा को आने दीजिए, यूपी सरकार के मंत्री हैं, क्योंकि आपने बोला कि ये पार्ट नहीं है और शाजिया ने बोला कि कुरान का भी पार्ट नहीं है, इसीलिए मैंने कुरान को यहां पे मंगवाया। कुरान का हम सब सम्मान करते हैं। मोहसिन रजा एक सेकंड, रशीदी साहब मैं आपके पास आऊंगा। मोहसिन रजा जी। अमीश, सबसे पहले तो मैं अपने सभी देशवासियों और प्रदेशवासियों को ईद उल अजहा की दिली मुबारकबाद पेश करता हूं, हार्दिक बधाई देता हूं और यह भी कहूंगा कि एक सौहार्द का, हमारा शांति और सौहार्द का बहुत बड़ा पर्व है जिसमें हम एक दूसरे से गले मिलते हैं। इस बार कोरोना के चलते थोड़ा सा हमें इसका एहतियात बरतना होगी। जो गाइडलाइन है उसके तहत हमें, जिस तरह से ईद में हमने ईद की नमाज पढ़ी और ईद मनाई घर पर, इस तरह से हम सबको इसका ख्याल रखना है कि दूसरों को भी कोरोना से बचाना है और दूसरों की मुबारकबाद लेनी भी है और उन तक मुबारकबाद पहुंचानी भी है। बहुत खुशी का मौका है, बहुत ही सौहार्द का मौका है। सभी देशवासियों को, प्रदेशवासियों को हम मुबारकबाद के बाद, आप सबको मुबारकबाद के बाद मैं अपनी बात शुरू करता हूं। पहली चीज तो जो आपने जिस पर डिबेट रखी है, ट्रिपल तलाक शरीयत का पार्ट नहीं है, इस पर बहस करना बेकार है। तलाक शरीयत का पार्ट है, उसके लिए रास्ते खुले हैं। वो रास्ते कानून जो बनाया गया है उसमें भी खोले गए हैं। जो हमारी बहन अभी फरमा रही थी, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, पहली चीज तो मैं मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को बिल्कुल कंडेम करता हूं। मैं कुछ नहीं मानता, न मैं फारूकी साहब जो बात कर गए उनकी भी बात को नहीं मानता, जो हमारी बहन बैठी है इन्हें भी नहीं पता है। यहां पर आपसे पहले जो लोग थे जिन्होंने शाहबानो केस में सन 86 में एक ऐसी बड़ी सरकार का गला घोट कर, दबाकर, मुस्लिम वोट बैंक की तुष्टीकरण करते हुए, सांप्रदायिकवाद फैलाते हुए, अपने को बताते हुए कि हम एक बहुत बड़ी संस्था है, बहुत बड़ी धार्मिक संस्था है, हमने पर्सनल लॉ बनाया है मुसलमानों का, तो ये माज़अल्लाह तौबा, ये अल्लाह मियां से बढ़ गए, ये अपना कानून थोपेंगे। अल्लाह ने कुरान के तहत जो आप कुरान दिखा रहे हैं, इसमें सारा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ लॉ इस्लाम का है। उसके बाद कौन सी जरूरत पड़ी थी? मैं जानना चाह रहा हूं, आप मंत्री इस पाक कुरान में ऐसा तलाक़े बिद्दत का कोई जिक्र है? मैं ये जानने की कोशिश कर रहा हूं तब से। सदन के अंदर सौदा किया गया, जिसको माननीय सर्वोच्च न्यायालय से निर्णय मिला ट्रिपल तलाक में। मेरा सवाल सुनिए, क्या पाक कुरान के अंदर तलाक़े बिद्दत का जिक्र है? जो बात मोहतरमा ने बोली, जबरदस्ती उनसे फैसला पलटवाने का काम अगर किसी ने किया, मुस्लिम समाज के बहनों के पैरों में बेड़ी डालने का वो काम किया है ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सो कॉल्ड मुसलमानों ने, जो अपने को बहुत बड़ा मुसलमानों का ठेकेदार, बहुत बड़ा हमदर्द कहा करते हैं, जिन्होंने हमेशा शोषण किया है मुस्लिम महिलाओं का, हमारी बहनों का। आज उनको आजादी मिली है आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व की सरकार में। 22 देशों में दुनिया के नहीं है ट्रिपल तलाक, तो हिंदुस्तान में किस बात की वकालत कर रहे हैं ये लोग बैठकर? आज भी वही ओछी और वही गंदी राजनीति, गरीब बहनों के पैरों में बेड़ी डालना, तमाम लोगों को परेशान करना। एक भी कोई ऐसा काम बता दे मुस्लिम जो देश में उसने किया हो, जो मुसलमानों के लिए बड़ा अच्छा काम किया हो, एक काम कोई गिनवा दे। और हम बताते हैं कि मोदी जी की सरकार ने पिछले 6 साल के अंदर तमाम मोहसिन आपने अपनी बात को रखा, मैं डिबेट को आज पर लेके आना चाहता हूं। शादाब चौहान मुसलमानों के जनधन के अकाउंट मैडम आप किया है इन्होंने। शादाब चौहान के मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने जो कहा, वाकई उस बात में दम है या ज्यादा बोल गए? हालांकि एक ऐड तो आपकी पार्टी की भी खूब चल रही है, आप तो पता नहीं कौन सा निजाम बनाना चाहते हैं उत्तर प्रदेश और देश के अंदर। मुस्कुराइए मत। नहीं, वही मैं कंफ्यूज था अमीश भाई कि आपने कहा, हाँ आपने कहा कि कुरान पाक की आपके पास कॉपी है, बहुत अच्छी बात है। ट्रिपल तलाक
सुप्रीम कोर्ट ने इसको, निजाम मुस्तफा जब ये कह रहे हैं भाई, ये न्याय नहीं है, ये फैब्रिकेटेड मुस्लिम महिलाओं के साथ शरीयत का कत्ल है, ये कत्ल शरीयत मुतहरा है। और कोई भी मुस्लिम महिला जो शरीयत पर यकीन रखती है, जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत रखती है, वो कभी भी इस कानून पर यकीन नहीं रखती है। बोलिए आपने, अब मैं जवाब ले लूं। रिजर्वेशन मिल गया, शाजिया इल्मी कुछ कहना चाहती है, सुबुई खान भी कुछ कहना चाहती है। एक सेकंड, सुबुई खान। जी बिल्कुल, सुबुई खान, मैं चाहता हूं आप रिस्पॉन्ड करें इनको। शादाब, सुबुही, लगता है आवाज नहीं जा रही सुबुही तक। ओके, लेट शाजिया रिस्पॉन्ड। शाजिया इल्मी। अमीश, ओके, नबी करीम बोलिए। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इनको अगर इतनी फिक्र होती तो उनके बाद इन लोगों ने जो इस्लाम की दुर्गति करी है उसके ऊपर सबसे ज्यादा ये बोलते। शाजिया जी, मेरी आवाज सुन पा रहे हैं अमीश? जी जी जी, बोलिए बोलिए। ओके, बोलिए मैडम। नहीं, दुर्गति किन्होंने की है सबको मालूम है। अरे हम बीच लोगों में ने, मत हम लोग कोई मेरा धर्म गुरु के हिसाब से काम नहीं कर रहे, हम न्याय व्यवस्था के लेकर काम कर रहे हैं। प्लीज, मैं चिल्लम चिल्ली की डिबेट करने के मूड में नहीं हूँ, इनको बोलिए चुप होकर सुने। आज कम से कम औरतों की डिबेट है, उसमें शांति से सुन ले। ट्रिपल तलाक से ये प्रताड़ित नहीं थे, ट्रिपल तलाक से औरतें प्रताड़ित थी। जी, शाजिया जी ने कुछ प्रॉब्लम है सुबुही में, मैं आपके पास बाद में आऊंगा, मैं आपके पास बाद में आता हूं। कुछ ऑडियो की प्रॉब्लम है। लेट शाजिया इल्मी रिस्पॉन्ड। शाजिया इल्मी रिस्पॉन्ड। देखिए, सुबोही मेरी बहन जो बोलने जा रही थी, मुझे मालूम है, क्योंकि सुबोही कुरान शरीफ को भी जानती है, देश के कानून को भी जानती है, और इसीलिए मैं खुद इस बात को आपसे कह रही हूं कि इतने मुसलमान देश, जिसमें बांग्लादेश और पाकिस्तान तक शामिल हैं, मलेशिया और इंडोनेशिया भी शामिल हैं, यूएई के कई अमीरात भी शामिल हैं। ये जो पीस पार्टी है, ये निजाम मुस्तफा लेके आना चाहती है कि सबको सम्मान मिले। तलाक़े बिद्दत, ये देखिए, इससे भी बहुत ही आपत्तिजनक मैंने बात सुनी है। मैं इनकी बात का ज्यादा ध्यान नहीं देती हूँ, क्योंकि एक अलग डिबेट में उन्होंने बहुत बदतमीजी और बेहूदगी के साथ ही मेरे साथ पेश आए थे। अगर मुझे पता होता ये होते इस वक्त, तो शायद मैं डिबेट में नहीं आती। तो इसलिए मैं ज्यादा, क्योंकि उन्होंने बहुत मेरे साथ बेहूदगी की थी और बहुत ही गंदी बात कही थी। सुबुही, मेक योर पॉइंट। अमीश, क्या मेरी, जी बोलिए, क्या मेरी आवाज सुन पा रही हो? जी आ रही आवाज, सुबोही बोलिए। जी जी बिल्कुल सुन पा रहा हूं, बोलिए मैडम। जी, अमीश, शादाब चौहान अभी आर्टिकल 25 to 28 पूछ रहे थे। मैं इनसे पूछना चाहती हूँ, ये पूछना चाहती हूँ कि आर्टिकल 51A का नाम सुना है आपने कभी? कुछ फंडामेंटल ड्यूटीज भी होती हैं आपकी। यहाँ पे बहुत लर्नेड पैनलिस्ट बैठे हैं, वो इस्लाम के तौर पे तो आपको बता ही चुके हैं कि तलाक़े बिद्दत का इस्लाम से कहीं तक कोई लेना देना नहीं था। ये प्रॉफिट की डेथ के बाद बिद्दत की प्रैक्टिसेस, चाहे वो तलाक़े बिद्दत हो या फिर वो आतंकवाद हो या फिर वो कट्टरवाद हो, इन सब लोगों ने अपना एजेंडा चलाने के लिए इस्लाम में इनोवेशंस करे हैं। अपना ही एक इस्लाम इन्होंने इजाद कर दिया है। आज मैं बात सिर्फ ये करना चाहती हूँ कि जब हमारी कंट्री के पार्लियामेंट से पास होके एक कानून, एक सेंट्रल एक्ट है, तो हम ये बात ही क्यों कर रहे हैं कि वो इस्लाम का पार्ट है कि नहीं है? हम ये बात ही क्यों कर रहे हैं कि शरिया में वो एडमिसिबल है कि नहीं है? दिस इज नॉट एन इस्लामिक स्टेट। हमारी कंट्री संविधान पे चलती है, कॉन्स्टिट्यूशन पे चलती है, और सिर्फ फंडामेंटल राइट्स की बात जो करते हैं यहाँ पे ये देश भारत के संविधान से चलता है, ये शरीयत से देश नहीं चल सकता। और बहुत शर्म, यहाँ पर गीता का भी सम्मान है, कुरान का भी सम्मान है, और गुरु ग्रंथ साहिब का भी सम्मान है, बाइबल का भी सम्मान है। ये देश भारत के संविधान की किताब से चलता है, ये किसी धर्म की किताब से नहीं चल सकता देश। आर्टिकल 25 मजहब की आजादी, विचारधारा है, लोहियावाद विचारधारा है, लोहियावाद विचारधारा है, पंडित नेहरू की विचारधारा है, आरएसएस की विचारधारा। आप अपनी विचारधारा लाइए, कोई रोकता नहीं है आपको। आप मैं देश उस पर चलाऊंगा, वो जायज नहीं। विचारधारा है ये देश न गीता पर चलेगा, विचारधारा है, एक सेकेंड, न कुरान पर चलेगा, प्रयास करते रहेंगे। ये देश संविधान पर चलेगा। ओके,
बिल्कुल नहीं चलेगा, संविधान पर चलेगा। और तो फिर संविधान काहे इजाजत अपने देता है कुरान अपनी की रोटियां भी और सेक रहे हैं गीता आप? की भी। ओके, अब रशीदी साहब को आने दीजिए। रशीदी साहब, आपने देखा किस तरह के आरोप लगाए थे गए। बात क्यों नहीं हो सकता? ट्रिपल, एक सेकंड शांत रहिए, अब आपकी टर्न नहीं है शादाब जी। शादाब शांत रहो, आप बहुत बोल लिया। मेरे साथ रशीदी साहब है। रशीदी जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं, शांत, अपने आप को शांत करिए आप पहले। देखिए आप बीच में बोल रहे हैं सबके। साजिद रशीदी आपके बीच में बोले क्या? शांत रहिए, फिर चुप रहिए, बिल्कुल इनकी आवाज डाउन करिए आप। रशीदी जी, मैं आपसे जानना चाह रहा हूं, यहां पर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड से भी मैडम जो है उन्होंने बड़े गंभीर आरोप लगाए। शादाब चौहान ने तो डिबेट की डायरेक्शन को ही बदलने की पूरी कोशिश करी। क्या आपको लगता नहीं है कि यहां इस बहस में सर्टिफिकेट नहीं बांटनी चाहिए किसी को? एक चीज अच्छी हुई है, कम से कम बोले अच्छी हुई है, अगर अच्छी नहीं बोल सकते तो काउंटर तो करें उसको कायदे से। यह बोलना कोई बिक चुका है, कोई खरीदा जा चुका है, कोई फर्जी है, कि जायज है क्या? नहीं, देखिए, ट्रिपल तलाक के कानून को लेकर जो बहस पहले पिछले 1 साल हुई है और कानून जो आया है उसको सबने माना है। कानून पर किसी को ऐतराज नहीं है। कानून में कुछ बातें थी जिन पर ऐतराज था, वो ऐतराज आज भी जो का तू है, वो ऐतराज खत्म नहीं हुआ है। रही बात ये कि भाई इसमें कमी आई है ट्रिपल तलाक में, बहुत अच्छी बात है। अगर कमी आई है, होना चाहिए, कमी आना चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। दूसरी ये कि हम बैठकर टीवी पर सर्टिफिकेट बांटे कि कौन मुसलमान है कौन हिंदू है, मैं इसको गलत समझता हूं। ये नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम एक मुद्दे पर डिबेट करने आए हैं। अगर हमारे पास तर्क के लिए कोई बात है, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड कर रहा है ना, नहीं है तो हम चुप रहें तो ज्यादा अच्छा है। रशीदी जी, और ये तो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड कर रहा है ना। भाई साहब, मैं आ रहा हूं पर्सनल लॉ बोर्ड पर भी। पर्सनल लॉ बोर्ड ने जो बात कही है, पर्सनल लॉ बोर्ड ने इस संदर्भ में यह बात कही है, आपने बीजेपी की बहुत सारी रैलियों को देखा होगा, बाकायदा सोशल मीडिया पर और बहुत सारी जगहों पर वो राजफाश हुए हैं कि लोग पैसे ले लेकर रैलियों में आ रहे हैं, हिंदू लड़कियों को मुसलमान बुर्का पहनाकर जो है लाया जा रहा है। ये बहुत सारी बातें हुई हैं पहले भी। और ट्रिपल तलाक को लेकर भी आपने देखा होगा कि टीवी पर कितनी औरतें आ गई थी जो हिंदू थी और वो अपने आप को विक्टिम बताती थी कि मैं मुसलमान हूं और मेरा नाम फला है। झूठे नाम लेकर जो है वो टीवी पर आकर अपने आप को विक्टिम बताया करती थी। तो उस संदर्भ में उन्होंने कहा होगा, लेकिन चलिए मैं उस पर एग्री नहीं करता कि उन्होंने क्यों कहा, गलत कहा उन्होंने। अगर ऐसा कहा, भाई जिस आदमी ने कानून लाया है, यानी मोदी हुकूमत ने कानून लाया है, अगर वो उस कानून का संपेती, उस कानून के लिए किसी से जो है उसका मुआवजा चाहते हैं, तो जो देना चाहता है वो दे, जिसको वोट देना है वो दे बीजेपी सरकार से, हमें उससे क्या लेना देना है। मैं आपको एक आंकड़ा बताना चाहता हूं अमीश देवगन। एक आंकड़ा यह है कि हिंदुस्तान के अंदर जो तलाकें होती हैं उनमें 61% जो तलाक है वो तलाक है जो कुरान के मुताबिक तलाक होती है 3 महीने के अंदर। 18% तलाक जो है वो महकमा क़ज़ात जो जगह जगह पर हैं उन क़ज़ात के जरिए से मुसलमान अपनी तलाक़ें करा लेते हैं। 21% तलाक जो है कोर्ट से होती हैं। 0.88% जो है सिर्फ ट्रिपल तलाक के केस होते थे, 0.88%। ठीक है, लेकिन ये 82% का आंकड़ा सरकार कहां से लेकर आई है, ये बड़ा आश्चर्यजनक। ओके, मोहसिन रजा जवाब। हमें इस पर ऐतराज है और अगर ऐसा हुआ है तो बहुत अच्छी बात है। ये कानून से पहले का आंकड़ा सुनाया है। ये जब कानून मोदी सरकार ले आई है हमारी बहनों के लिए, ट्रिपल तलाक से उनको निजात मिल गई है, उस कानून से पहले का आंकड़ा इन्होंने सुनाया है। उस कानून के बाद का आंकड़ा नहीं है इनके पास में, क्योंकि 80% तो उसमें गिरावट आ गई। 82%। तो जाहिर सी बात है ये ताजा आंकड़ा बता रहा हूं, हुई है। ये ताजा आंकड़ा बता रहा हूं आपको। अब वो ताजा आंकड़ा बता रहा हूं आपको। मैं आपको यही पता नहीं तलाक कितनी होती है मुसलमानों में? सरकार आपको शायद ये पता नहीं तलाक कितनी होती है मुसलमानों में। अब आपने जो आंकड़े आपके पास थे वो आपने बता दिए, तो पिछले आंकड़े मुसलमानों में तलाक कितनी होती है आपको पता है? सरकारों ने तो, मैं तो यहाँ पर ये भी बताना चाहता हूँ कि देश के लोग सुने कि यही लोग जो मुस्लिम पर्सनल बोर्ड के लोग थे, इन्होंने राजीव गांधी जी पर दबाव बनाकर जो कांग्रेस पर्सनल बोर्ड पर मत जाइए, छोड़िए पर्सनल बोर्ड को। आप मुझे बताइए में टोटल तलाक कितनी होती है सर्वोच्च न्यायालय से
एक सेकंड मोहसिन नजर रशीदी साहब आपके कह रहे हैं कि पर्सनल लॉ बोर्ड को छोड़िए, पर्सनल लॉ बोर्ड सही नहीं करा। एक सेकंड ऑडियो डाउन करिए। रशीदी साहब आप क्या कह रहे हैं कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड सही नहीं कर रहा, गलत कर रहा है? कम्युनिटी में कितना होती है? एक सेकंड मोहसिन नजर शांत आप तो सरकार में मंत्री हैं, बता दीजिए। साजिद रशीदी आपका ऑडियो भी डाउन है। क्या जो बात मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड कर रहा है वो सही नहीं कर रहा? आप कह रहे हैं उसे छोड़िए। किससे कह रहे हैं आप? मुझसे कह रहे हैं? हाँ बिल्कुल आपसे कह रहा हूं। नहीं आप सुनिए, मैंने क्या कहा? मैंने ये कहा नहीं, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड मुसलमानों की दिक्कतों पे लगा ध्यान देना, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड सर्टिफिकेट दे रहा, कौन मुसलमान है आरोप लगा देना, मैं उसको सही नहीं मानता। और फिर वो भी बिना प्रूफ के बात कही जा रही है। सुनिए, अरे मेरे भाई सुन तो लीजिए ना, बोलिए ना। कह लूं, देखिए जिन लोगों ने उन औरतों को इकट्ठा किया वो जाने कि वो मुसलमान थी या हिंदू थी। हम उस पर बहस क्यों करें? हमें तो बहस इस पर करना चाहिए कि तलाक में कमी आई है कि नहीं आई है। सुबह 30 सेकंड रिस्पॉन्ड टू साजिद रशीदी। ये तलाक के आंकड़े कहां से आए हैं, ये कितने ऑथेंटिक हैं, इस पर बात होनी चाहिए। सुबह 30 सेकंड साजिद जी को जवाब। जी मैंने कोई सवाल सुबह से किया ही नहीं। शांत होकर बात सुन लीजिए। मैंने कोई सवाल सुबह से नहीं किया। अमीश, अगर रशीदी साहब की बहुत क्लोज रिलेटिव में अनफॉर्चुनेटली किसी बहन या किसी बेटी को तलाक बिद्दत जैसी कुप्रथा से गुजरना पड़ता तो वो उसको आंकड़े की तरह यहाँ पे प्रोड्यूस नहीं कर सकते, नहीं करते होते। उनके लिए कहना बहुत आसान है कि इतने % ही सिर्फ इस कुप्रथा से गुजरती हैं। अगर एक औरत को भी उससे गुजरना पड़ता है, जवाब रशीदी, नौबत ही नहीं आएगी। रुकती है, आपको तो तलाक की नौबत ही नहीं आएगी। भी गुजरना पड़ता था। मैडम आप तलाक की बात कहाँ कर रहे हैं? आपको तो तलाक की नौबत ही नहीं आएगी। पर्सनल नहीं रहेगा, बिल्कुल पर्सनल नहीं। इस्लाम धर्म को छोड़कर एक गैर मुस्लिम से शादी की है तो आप तलाक की कहाँ बात करती हैं? आप तो इस्लाम को के हिसाब से भी पर्सनल हो रहे हैं आप रशीदी साहब। बताइए, अगर आप इस्लाम को मानते हैं, अगर आप इस्लाम को मानते हैं तो ये कौन सा इस्लाम है कि एक मुसलमान लड़की, क्या बोल रहे हैं आप रशीदी साहब? ये कौन सा इस्लाम है मुझे बता दीजिए। ये कौन सा इस्लाम है मुझे बता दीजिए कि एक मुसलमान लड़की गैर मुस्लिम। नहीं, ये पर्सनल बोल रहे हैं रशीदी साहब। आप बहन मुझे बता दीजिए ना, ये पर्सनल बोल रहे हैं सुबह के लिए। आप बता दीजिए ना, ये कौन से इस्लाम की बात करते हैं टीवी पर बैठकर? ओके, गैर मुस्लिम। ओके, आवाज नहीं जा रही सुबह को। लेट शाजिया रिस्पॉन्ड टू दिस। शाजिया बहुत गलत है। नहीं, मुझे बोलना पड़ेगा। शाजिया इल्मी ने सुबह को जवाब देने दीजिए। बात हुई है मेरी को जवाब देने दीजिए। और मैं किसी भी, ये कौन से इस्लाम की बात करते हैं? इस बारे में बोला जाएगा, मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी। माफी मांगिए। जो इस्लाम नहीं, रशीदी साहब आपको माफी मांगनी पड़ेगी। आपने पर्सनल कमेंट करा है। ये आप खान के बारे में सामने अमीश देवगन क्या है, ये कतई बात गलत है। एक सेकंड, मैं इस डिबेट को, मुझे बताइए ना इस्लाम क्या है। मैं इस पॉइंट पर इस डिबेट को खत्म कर रहा हूं, लेकिन ब्रेक के बाद सबसे बड़ी गवाही सुशांत सिंह राजपूत के मामले में। नमस्कार, मैं हूं अमीश देवगन। वो इंटरव्यू जिसका पूरे राष्ट्र को, पूरे देश को इंतजार है। मेरे साथ बात करने के लिए इस समय मौजूद हैं अंकिता लोखंडे। अंकिता लोखंडे किसी परिचय की मोहताज नहीं है। जानी मानी एक्ट्रेस है। दिवंगत एक्टर सुशांत सिंह राजपूत की एक्स गर्लफ्रेंड भी है। मैं सीधा उनका रुख करता हूं। अंकिता जी, मेरा सीधा और पहला सवाल आपसे यही है जो इस समय देश जानना चाहता है। क्या सुशांत सिंह राजपूत किसी डिप्रेशन में थे? क्योंकि उनके सुसाइड के बाद, उनके मरने के बाद इस तरह की थ्योरी, जिस तरह के आर्टिकल एक लॉबी ने खूब चलाए कि वो डिप्रेशन के शिकार हो गए थे। तो मैं नहीं बोल सकती ये सारी चीजें अभी की जो है, बट मैं सुशांत के बारे में जानती हूँ। जो पुराने, जब सुशांत जो मेरे साथ थे, उनके उस सुशांत के ऊपर मैं पूरा दावा कर सकती हूँ कि डिप्रेशन, क्योंकि जो खुद इतना जिंदा दिल इंसान, डिप्रेशन में बड़ी बीमारी। जो लोग बोल रहे हैं कि वो डिप्रेशन में थे और जो भी दावे कर रहे हैं, क्या वो खुद जानते हैं सुशांत को थे? क्या वो क्या आपके पास सबूत है कि वो डिप्रेशन में थे? किस चीज का डिप्रेशन था? सबसे पहले तो ये बात होती है, क्योंकि आज अगर आप करियर के उस मुकाम पर हैं जहाँ आपके पास सब कुछ है, आप
एक सफल एक्टर है, एक आपके पास पैसा है, आपके पास सब कुछ है, आपके पास अच्छा नाम है, तो आपको किस चीज का डिप्रेशन होता है? आई एम श्योर सर डिप्रेशन का कोई रीजन होता होगा। अगर एक इंसान को डिप्रेशन होता है तो कब एक कुछ रीजन होता है, क्या वो रीजन? नहीं, उन तमाम चीजों में तो रीजन भी दे दिएगा कि नेपोटिज्म था, इनसाइडर वर्सेस आउटसाइडर की जंग थी, बहुत कुछ कहा गया, बहुत कुछ लिखा गया, बहुत कुछ बोला गया। बट सर वही मैं आऊंगी उस बात पे। मेरा प्रश्न यही है कि क्या रीजन है? ठीक है चलिए, आप बोल रहे नेपोटिज्म था, ये था। मैं जिस सुशांत को जानती हूँ सर, वो इतना कमजोर नहीं था सर कि वो नेपोटिज्म से हार के सुसाइड कर ले। आई एम सॉरी बट ऐसा नहीं था वो सर, इतना कमजोर बिल्कुल भी नहीं था। क्योंकि सुशांत ने जब इस इंडस्ट्री में कदम रखा, हम सब जब इस इंडस्ट्री में आते हैं या कुछ कोई भी काम करते हैं तो हम सबको पता होता है कहीं ना, जैसे आपके भी फील्ड में कहीं ना कहीं नेपोटिज्म होगा, तो हमारे भी फील्ड में नेपोटिज्म, हम प्रिपेयर होकर आते हैं कहीं ना कहीं अपने माइंड से। ऐसा तो नहीं है सुशांत सडनली वहां पहुंच गया और आज नेपोटिज्म हो रहा है। अंकिता, क्या सुशांत ने कभी, क्योंकि वो बॉलीवुड में आए, एक ट्रांजिशन था, टेलीविजन में आप लोगों का बहुत फेमस एक टेलीविजन सीरियल था पवित्र रिश्ता, वहां से एक ट्रांजिशन लिया और वो एक एक्टर बने और बहुत सफल फिल्में करी। मैंने भी उनकी कई फिल्में देखी हैं, बहुत ही सफल फिल्में थी, छिछोरे हो या MS धोनी हो। मैं आपसे जानना चाहता हूं, कभी उन्होंने बात करी ये इनसाइडर आउटसाइडर की, कभी उन्होंने नेपोटिज्म की बात करी? दिल खोल के बोलिए। देखिए सर, मैं दिल खोल के ही बोलती हूँ, पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं था सर कि उससे कभी नेपोटिज्म की बात की हो। ये जरूर होता है सर, हम नॉर्मल लोग हैं, हम लोग यहाँ के नहीं है, हम मुंबई के नहीं या महाराष्ट्र के नहीं है, हम बाहर से आए हुए हैं सर, और ये जरूर होता है, हम इस इंडस्ट्री के नहीं, डर लगता है, हर चीज में लगता है। तो नॉर्मल ह्यूमन टेंडेंसी कि आज हम मेहनत कर रहे हैं, क्या हमारे लिए वहाँ कौन बैठा है? कोई नहीं बैठा सर। आज मेरे लिए कौन बैठा है वहां पर? कोई नहीं बैठा। तो ये एक जायज सा एक नॉर्मल एक इंस्टिंक्ट होता है कि हमारे तो कोई नहीं है ना, तो हमें सब कुछ अच्छा करना है, जिससे कि हमारे पास एक ही ताकत होती है, वो है हमारे फैंस जो है पब्लिक बनाती है, पब्लिक बिगाड़ती है। तो मैं इस चीज को बहुत अच्छे से मानती हूँ। तो सुशांत का हमेशा से एक चीज रहता था, वो तो ट्विटर पे हमेशा अपने फैंस से बहुत चैट करता था। उसको लगता था मैं बहुत चैट करूँ अपने फैंस से, और मैं उसको बोलती थी क्या जरूरत है, क्यों, मतलब व्हाई डू यू डू ऑलवेज कि तुम्हें बात करनी? तो बोलते क्योंकि यही लोग जो मुझे अंकिता बनाकर रखेंगे, मुझे जानना है इन लोगों से कि मैं क्या जो मैं कर रहा हूँ वो सही कर रहा हूँ, क्योंकि यही मुझे बनाएंगे। अगर मैं जी अंकिता, मैं सॉरी इंटरवीन कर रहा हूँ। मैंने आपके 1-2 इंटरव्यूज देखे और उसमें आपने बहुत स्पष्ट रूप से बोला कि पिछले कुछ महीनों से सुशांत की आंखों में वो चमक नहीं थी। जी सर। कौन सी चमक, कैसी चमक, क्यों नहीं थी? सर मुझे नहीं पता। आप दिल से उनके साथ जुड़ी रही हैं? जी बिल्कुल, मेरे को नहीं पता कैसी चमक, बट मैं जब वो कुछ दिख रहा था जो मुझे अच्छा नहीं लगा, मुझे कहीं ना कहीं वो आई डोंट नो, नहीं मैं बता नहीं सकती कैसी चमक, जैसा वो था पहले। तो एक स्माइल थी, एक आंखों में चमक थी, एक प्रेजेंस, एक खुशी थी सर। आई डिड नॉट सी दैट, मैंने नहीं देखी सर, मुझे नहीं दिखी। और आप लोगों का एक म्यूचुअल फ्रेंड था संदीप सिंह, आपका अभी भी दोस्त होगा, उस पर आप क्या कहना चाहती हैं? उन पर आप क्या कहना चाहती हैं? क्योंकि उन्होंने भी बहुत कुछ बोला है, संदीप सिंह ने। तो संदीप एक दोस्त था सुशांत का, जो हम जब आपका भी दोस्त था? सुशांत सर, मैं और सुशांत जब साथ में थे तब से वो हमें संजय लीला भंसाली सर को संदीप ने मिलाया था। संदीप हमारे CEO थे संजय सर के वहाँ पे, और हमारे अच्छे ताल्लुकात थे संदीप से। और संदीप एक हमारा एक ऐसा फ्रेंड रहा है जो हमारे साथ कभी हमारे साथ आता था और हमने काफी अच्छा वक्त एक दूसरे के साथ बिताया है। तो बस उतना ही था संदीप का भी इन्वॉल्वमेंट, मतलब सुशांत के साथ। और मैं जब से हट गई हूँ तो संदीप उनसे अलग जाकर मिलते थे, जहां तक मैं जानती हूँ। आप क्योंकि संदीप ने बोला कि संदीप ने भी रिया के बारे में बहुत कुछ बोला है, और रिया चक्रवर्ती के बारे में आपकी राय क्या है? क्योंकि आप तो मेरी कोई राय नहीं है सर उनके बारे में, क्योंकि मैं उनको जानती नहीं। मेरी कैसे मेरी कोई राय नहीं है। सुशांत खुश थे रिया के साथ? क्योंकि बहुत सारी थ्योरीज चल रही हैं, बहुत कुछ कहा जा रहा है। पता होगा सर, 4 साल से मैं नहीं थी सुशांत के साथ, मुझे नहीं पता सर सुशांत खुश थे या नहीं थे रिया के साथ। मैं इस चीज पे कमेंट ही नहीं कर सकती सर। मुझे तो लगता है कि आज मैं यहाँ सुशांत की फैमिली के लिए यहाँ पर हूँ। मैं 4 साल से सुशांत के टच में नहीं थी, मैं उनको नहीं जानती हूँ। क्या आई वॉन्ट टू कॉम्प्लीमेंट यू, ये वक्त नहीं है कॉम्प्लीमेंट करने का, बट आई वांट टू कॉम्प्लीमेंट यू कि आपने वाकई गट्स दिखाए हैं, आप मीडिया के सामने आई हैं, सवालों के जवाब आप दे रही हैं। आई रियली वांट टू कॉम्प्लीमेंट यू ऑन दिस। लेकिन इंपॉर्टेंट है इस समय सच देश के सामने आए। देखिए, सुशांत सिंह राजपूत जब थे
तब भी वो बड़े एक्टर थे, जब नहीं है तब वो उससे भी ज्यादा बड़े एक्टर हैं, ये हम सब जानते हैं। आज पूरा देश जानना चाहता है कि हुआ क्या। रिया चक्रवर्ती को लेकर सुशांत के फादर ने बहुत कुछ लिखा है, एफआईआर में बहुत कुछ लिखा है, आपने वो 5 पन्ने 6 पन्ने पढ़े होंगे। क्या कहना चाहती हैं आप? एक पिता जिन्होंने अपना बेटा खो दिया है, कहते हैं पिता की अर्थी बाप के कंधे पे जाए तो कुछ फर्क नहीं पड़ता, लेकिन बेटे की अर्थी अगर अपने बाप के कंधे पे जाए, दुनिया में इससे बड़ा दुख नहीं हो सकता। और वो पिता उस दुख से व्यथित है। उस पिता के लिए बोली अंकिता। जी बिल्कुल सर, वही सर, मुझे पता है, मैं उनके साथ मैं फील करती हूँ सर, मैं पूरे परिवार के साथ हूँ और उन्हीं के लिए मैं यहाँ पर आई हूँ सर। मुझे पता है कि उनको क्या दर्द है और मैं समझती हूँ ये सारी चीजें, लेकिन उनके लिए क्या मैं सच ही बोल रही हूँ। मुझे सुशांत का कुछ पता ही नहीं है सर। मैं 4 साल से सुशांत के टच में नहीं थी, ये सच बात है। मेरे पास सुशांत का कोई नंबर नहीं था, ये सच बात है। जो बातें अफवाहें फैलाई गई हैं कि सुशांत और मेरे बीच कोई चैट चल रही है, झूठ है। सुशांत और मेरे बीच कोई बात नहीं हुई है। सुशांत और मेरे बीच एक सिर्फ सिंपल सोशल मीडिया पर मैसेज एक्सचेंज हुआ है, जो कि मणिकर्णिका के टाइम उन्होंने मैसेज किया था मुकेश छाबड़ा के अकाउंट के नीचे, उतनी ही मेरी उससे बात हुई है। और मेरे ये जब ये बात निकली तब से मैं बोल रही हूँ कि ये सारे चैनल्स पे बोल चुकी हूँ कि ये अफवाह झूठ है कि सुशांत ने मुझे कुछ बताया था कि रिया मुझे प्रॉब्लम कर रही है। नहीं सर, सुशांत और मेरे बीच 4 साल से कोई ताल्लुकात नहीं थे हमारे, क्योंकि मेरे पास सुशांत का नंबर ही नहीं था। रिया ने अचानक एक ट्वीट करा जिसमें उन्होंने देश के गृह मंत्री अमित शाह को टैग करा और कहा कि मैं चाहती हूं गृह मंत्री जी कि इस पूरे मामले की सीबीआई जांच होनी चाहिए। उन्होंने इसकी अपील करी एक तरह से। और उसके बाद उसके 10 दिन बाद 8 दिन बाद जो खुलासे होते हैं वो बहुत बहुत चौंकाने वाले हैं, क्योंकि आप फिल्म इंडस्ट्री के साथ हैं, क्योंकि आप सुशांत सिंह राजपूत को बहुत करीब से आपने जाना कुछ समय तक। मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं, क्या कहना चाहती हैं इस विषय पर? ये तो मेरे लिए भी बहुत अजीब सा है कि पहले उन्होंने बोला सीबीआई एंड देन सडनली बट अब मैं उसकी स्टेट ऑफ माइंड के बारे में कुछ नहीं कह सकती सर। लेकिन इतना जरूर है कि हमारे फैमिली की तरफ से जरूर बिहार पुलिस इस पर काम कर रही है एंड दे आर वर्किंग ऑन इट। और आई एम वेरी श्योर सर, आज जो फैमिली को दर्द हो रहा है, जो उनका नुकसान हुआ है सर इतना बड़ा, उनको बहुत तकलीफ हो रही है कि आज उनका बेटा नहीं रहा सर। ये बहुत बड़ी चीज होती है। आज कहीं ना कहीं हम सब आगे बढ़ जाएंगे, वो नहीं बढ़ पाएंगे सर कभी। उनके घर का राजकुमार चला गया, लिटरली वो राजकुमार था, उसकी बहनें, उसके पापा, वो वाज अ पैम्पर्ड चाइल्ड, उसको पैम्पर करके रखा था। आप ये मान रही है कि जो सुशांत के पिता ने एलिगेशन लगाए हैं वो बेसलेस नहीं हो सकते, उनमें बेस है? एग्जैक्टली। यानी रिया पे शक की सुई है और संदेह भी पूरा है। सही तो दुनिया बोल रही है सर, तो बोल ही रही है ना, उसके ऊपर तो है ही है। और मैं इसलिए खड़ी हूँ क्योंकि पापा वहां खड़े हुए हैं उसके। मैं यहाँ सुशांत के परिवार का साथ देने के लिए 110% खड़ी हूँ, क्योंकि सर एक रिश्ता रहा है हमारा पहले भी, और आज मुझे ऐसा लगता है कि शायद कहीं ना कहीं उनको मेरी जरूरत है। तो मैं अंकिता, सुशांत का परिवार तो पूरी तरह से रिया को ही कल्प्रिट मान रहा है, उन्हीं की वजह से उनको लगता है ये सब कुछ हो गया। हाँ तो वही मैं बोल रही हूँ, इसीलिए बिहार पुलिस भी वहां पर है, मुंबई में। जी सर, इसीलिए तो बिहार पुलिस भी मुंबई में है। जी बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ पर है बिहार पुलिस, और इसीलिए मैं उनके साथ यहाँ देने के लिए, उनके साथ एज अ फैमिली मेंबर मैं आपके सामने हूँ और मैं उन्हीं की बात कर रही हूँ। आपको लगता है इस पूरे मामले में सीबीआई जांच अब हो जानी चाहिए? तो मुझे मैं महाराष्ट्र में रहती हूँ, मैं महाराष्ट्र की लड़की हूँ, मुझे महाराष्ट्र पुलिस पे आई फील वेरी सेफ इन महाराष्ट्र। तो मैं महाराष्ट्र पुलिस पे डाउट नहीं कर सकती, लेकिन पापा लोग बिहार के हैं, उनको लगता है कि वो वहां के लोग